गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत, धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और अभी हमारा आज का टॉपिक है मराठा शक्तियों का उदय, मतलब मराठा साम्राज्य का जो उदय हुआ था। तो मराठा साम्राज्य में कौन कौन महत्वपूर्ण शासक रहे थे उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पाई लेता है जो हार नहीं मानता। जी हाँ, बिल्कुल, जो मेहनत से हार नहीं मानता वो उसे मंजिल अवश्य मिलती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, वीडियो को कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। और हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य से संबंधित अन्य बातों तक हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है मराठा शक्ति का उदय, मतलब मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ था। तो देख लेते हैं हम शिवाजी के कार्यकाल से। तो शिवाजी क्या है, मराठा राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राम की पुत्री थी और शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शिवाजी के आचरण पर जो प्रभाव पड़ा था वो उनके गुरु रामदास का पड़ा था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी ने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सर्वप्रथम 19 वर्ष की आयु में 1646 ईस्वी में बीजापुर रियासत के तोरण जो किला था, तोरण किला, उसको अपने अधिकार में लिया था। उसके पश्चात शिवाजी ने 10 नवंबर और 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी थी। देखो, अफजल खां की हत्या करने से संबंधित इतिहास में इस प्रकार से मिलता है कि अफजल खां औरंगजेब का औहदेदार था और इसने शिवाजी को धोखे से मारने के लिए या संधि करने के पर्पज से प्रतापगढ़ के किले में बुलाया था। तो लेकिन शिवाजी को इस चीज़ का अंदेशा था कि ये धोखा कर सकता है, तो शिवाजी अपनी तैयारी के साथ गए थे। और जैसे ही प्रतापगढ़ के किले में या उसके पास में अफजल खां और शिवाजी दोनों गले मिले, तो शिवाजी ने बाघ नख जो होता है वो पहन के गए थे। बाघ नख लोहे के बने हुए बाघ के नाखूनों जैसा होता है जो अंगुलियों में पहना जाता है, उससे उसके शरीर को चीर दिया था, जिस कारण से अफजल खां की मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उसने 1660 ईस्वी में शाइस्त खां को दक्षिण का राज्यपाल बनाया था। शाइस्त खां इनका एक ओहदेदार था मुगल साम्राज्य में, उसको दक्षिण का राज्यपाल बनाया था। और ये बात शिवाजी को हजम नहीं हुई और 1663 ईस्वी में शिवाजी ने किया गया, शाइस्त खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया और उसका अंगूठा काट दिया और शाइस्त खां का जो पुत्र था उसको भी मौत के घाट उतार दिया था। दिसंबर 1663 ईस्वी में शाइस्त खां को वहां से हटा लिया गया और बंगाल इनका स्थानांतरण कर दिया गया, मतलब दक्षिण से हटा करके बंगाल में इनको शाइस्त खां को भेज दिया गया। 1664 और 1670 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की थी, क्योंकि सूरत मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस कारण से शिवाजी ने इसको 2 बार लूटा था। औरंगजेब ने मार्च 1665 में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी थी, मतलब राजा जयसिंह जो मुगल शासन के अधीन कार्यरत था, काम करता था, उसको दक्षिण की बागडोर दी। और 23 जून 1665 ईस्वी को जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी और जिसके तहत शिवाजी ने 22 किले मुगलों को दे दिए थे और 12 किले अपने अधिकार क्षेत्र में रखे थे। पुरंदर की संधि जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखना है ये। औरंगजेब के एक मतलब इनके साथ कार्य करने वाला या इनके अधीन कार्य करने वाला एक राजा था जयसिंह। उस जयसिंह के और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 23 जून 1665 ईस्वी को हुई थी और इसके तहत शिवाजी ने 22 किले मुगलों को दे दिए थे और अपने अधिकार में सिर्फ 12 किले ही रखे थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदारी दे दी गई थी।
तो शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको मनसबदारी दी गई थी। किस कारण से? पुरंदर की संधि हुई थी, तो इस कारण से इनके पुत्र को मनसबदार बना दिया गया था मुगल दरबार में। 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी के साथ पुत्र संभाजी आगरा गए थे। मतलब शिवाजी जब संधि हो गई थी इनकी पुरंदर की, उसके बाद में शिवाजी आगरा गए थे औरंगजेब के पास में, और अपने पुत्र संभाजी को लेके गए थे। तो उस वक्त में शिवाजी को कैद कर लिया गया था और कैद करके जयपुर भवन में रखा था। मतलब औरंगजेब ने धोखा किया था और धोखे से कैद करके जयपुर भवन में रखा था। लेकिन क्या हुआ, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद किया और 16 अगस्त 1666 में ही ये वहां से भाग निकले थे। मतलब उनको चकमा दे करके वहां से निकल गए थे। 5 जून 1634 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी, जो काशी है, वहाँ के प्रसिद्ध एक विद्वान था श्री गंगा भट्ट, उसको बुलवाया और अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति धर्मोद्धारक गो और ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण करके ये मराठा साम्राज्य का शासक बन गया था। गंगा भट्ट जो वाराणसी का जो एक सम्मानित ब्राह्मण था, जिससे इसने राज्याभिषेक करवाया था, वो वाराणसी का उस वक्त का एक सम्मानित ब्राह्मण था। और मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए और मराठा शक्ति का चरम पर पहुंचाया, और मुगल शासक जो औरंगजेब था, उसका सबसे बड़ा जो सरदर्द था तो वो शिवाजी ही था। अब शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो इनके उत्तराधिकारी कौन कौन रहे, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो संभाजी इनके पुत्र थे, जो 1680 से 1689 लगभग 9 साल तक इन्होंने शासन किया। और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इनका बड़ा पुत्र था संभाजी, वो उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी थी। तो मतलब शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा संभाजी जब मराठा साम्राज्य का शासक बना, तो औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी थी। उनके साथ में एक कवि कलश थे, इनके सहयोगी थे, उनको भी मार दिया था औरंगजेब ने। जब इनको मार दिया तो इनका छोटा पुत्र था राजाराम, 1679 से 1700 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। तो संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम को छत्रपति घोषित किया गया और इनकी राजधानी क्या थी? सतारा में थी। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात में सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व था। ताराबाई कौन थी? जो राजा राम की विधवा पत्नी थी। जो राजा राम, जो शिवाजी का दूसरा बेटा था, उसकी पत्नी थी ताराबाई। तो अपने बेटे को शिवाजी द्वितीय के समर्थन किया था। मतलब जो अब इसके बेटे को इसने मराठा साम्राज्य का शासक बनाने का समर्थन किया था और फिर मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया था शिवाजी द्वितीय को, जो 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा। और राजाराम की मृत्यु के पश्चात जब इनको शासक बनाया था तो ये अल्प वयस के थे, मतलब छोटे थे, जो शिवाजी द्वितीय के नाम से शासक बने थे। और राजाराम की पत्नी इनकी संरक्षिका बनी थी, मतलब इनकी माँ इनकी संरक्षिका रही थी। ताराबाई के समय मराठों का उत्कर्ष हुआ था। ताराबाई ने मतलब राजकाज के बारे में जानकारी थी, तो मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष इनके समय में हुआ था जब शिवाजी द्वितीय राजा थे और ताराबाई इनकी संरक्षिका थी। छत्रपति साहू जी, अब देखिए छत्रपति साहू जी जो है ये औरंगजेब की कैद में थे। देखा, आगे देख लेते हैं। तो छत्रपति साहू जी शासक बने थे। वो 1707 से 1749 ईस्वी तक शासक रहे और ये संभाजी के पुत्र थे। संभाजी जो और शिवाजी के बड़े पुत्र थे, उनका पुत्र था ये छत्रपति साहू। लेकिन इनको जब औरंगजेब ने कैद कर लिया तो इन्होंने संभाजी मतलब सॉरी राजा राम को शासक बना दिया था, छोटा भाई था संभाजी का। तो औरंगजेब ने 1889 ईस्वी में संभाजी के साथ साहू जी को भी बंदी बनाया था। जब संभाजी को बंदी बनाया था उस टाइम पे साहू जी को भी बंदी बनाया था। संभाजी नहीं है ये, सॉरी ये शिवाजी है। जो शिवाजी को बंदी बनाया था, सॉरी नहीं संभाजी है ये, संभाजी है। तो संभाजी को जब बंदी बनाया था, उसी वक्त साहू जी को बंदी बनाया था। तो 18 वर्षों तक क्या है, ये बंदी जीवन बिताया इन्होंने। और 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम जब मुगल साम्राज्य में शासक बना, तो इसने 1707 ईस्वी में साहू जी को मतलब छोड़ दिया था। और 1707 ईस्वी में साहू जी ने किया गया अपना आपको मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर लिया और उत्तराधिकार के लिए इनमें युद्ध हो गया था। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि राजा राम की पत्नी ताराबाई
उस वक्त में शिवाजी द्वितीय को शासक बनाए बैठी थी, तो उसमें ताराबाई को इसने साहू जी ने हरा दिया था और मराठा साम्राज्य का शासक ये बन गया था। उसके पश्चात में राजा राम द्वितीय क्या है, राजा राम द्वितीय जो है फिर मराठा साम्राज्य का शासक बना था, जो 1749 से 1750 लगभग एक डेढ़ डेढ़ 2 साल ही इसने शासन किया था। तो ये साहू जी जो थे, इनके कोई पुत्र नहीं था, और इसलिए ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय के पुत्र, शिवाजी द्वितीय के जो पुत्र था, इसके राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया था। मतलब फिर वही वंश, वही उसके चाचा का जो वंश था, उसी में से ही जो शिवाजी द्वितीय थे, उनके पुत्र थे राजाराम द्वितीय, उनको फिर छत्रपति मतलब मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया था। अब जो मराठा साम्राज्य में ये शासन रहे, और शासन के समय में इन्होंने अनेक युद्ध किए, और युद्ध में मतलब उस वक्त में औरंगजेब का शासन काल था। तो औरंगजेब के शासन काल में सबसे बड़ा जो सरदर्द था औरंगजेब के लिए, तो वो मराठा साम्राज्य ही था। अब देख लेते हैं मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि जो लूट का माल आता था, उसमें 1/4 भाग छत्रपति को जाता था, जो राजा होता था उसे बावती कहते थे। 6% जो पंत सचिव होता था उसको जाता था, उसे सहोत्रा कहा जाता था। 3% छत्रपति के विवेक पर क्या है, अनेक सरदारों के मध्य में विभाजित किया जाता था, जिसे नान गोदा कहा जाता था। और बचा हुआ 66% जो लूट के माल का भाग था, वो घुड़सवारों को दिया जाता था, जो सेना में घुड़सवार थे उनको दिया जाता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया, और शिवाजी की सेना क्या है, 3 भागों में बटी हुई थी। अब 3 भागों में कौन कौन सी भाग थे वो, तो उनमें पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक हुआ करते, मतलब ये हमेशा ही घोड़े इसके साथ ही चलते थे। एक सिलेदार, जो अस्थाई थे, कभी पैदल भी लड़ते थे, कभी घोड़े पे भी लड़ते थे, और पैदल सैनिक हमेशा पैदल ही युद्ध करते थे और पैदल ही कहीं आते जाते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप जो की जाती थी, उस व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग ये करने लग गए थे। मतलब एक निश्चित लंबाई की छड़ी से ये जमीन की माप करते थे। संगोला की जो संधि हुई थी 1750 ईस्वी में, उसमें पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित थे। शिवाजी के समय कुल उपज 33% थी, लेकिन वसूला जाता था भू राजस्व का उपज, मतलब 33% वसूला जाता था। लेकिन उसके बाद में जो शासक बने, उन्होंने इसको बढ़ाकर 40% कर दिया था। चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर दिया शिवाजी जो 2 कर लेते थे। तो चौथ कर वो होता था, जो आस पड़ोस के जो राज्य थे उन पर शिवाजी आक्रमण नहीं करेंगे, उसके लिए आसपास के राज्य ये चौथ कर देते थे। और सरदेशमुखी कर शिवाजी क्या है इसलिए वसूल करते, क्योंकि ये महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे, मतलब एक सम्मानित परिवार था, इसलिए सम्मानित परिवार को भेंट के रूप में ये सरदेशमुखी कर दिया जाता था, इसी कारण से ये वसूल करते थे। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान क्या थे, तो ये मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। तो अष्टप्रधान में कौन कौन से पद होते थे, तो पहला था पेशवा, ये प्रधानमंत्री होता था, और राज्य प्रशासन अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी ये पेशवा हुआ करता था। एक सरे नौबत जो सेनापति होता था, वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। एक अमात्य होता था जो राजस्व मंत्री होता था, और आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला यह प्रमुख अधिकारी होता था। एक बाकयान 20 जो सूचना मंत्री होता था, जो गुप्तचर विभाग के हेड होता था, और संधि विग्रह करने वाले विभाग का अध्यक्ष भी होता था। मतलब गुप्तचरों से सूचना एकत्रित करता था, और किस शासक ने संधि का विग्रह किया, संधि तोड़ी है, उसका भी जानकारी ये रखता था। एक चिटनिस था, जो राज्य के पत्र को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था, मतलब जो अलग अलग भाषाओं में पत्र आते थे। सुमंत जो विदेश मंत्री हुआ करता था। पंडित राव जो धार्मिक कार्यों से संबंधित था, और एक न्यायाधीश हुआ था जो न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसके बाद में जो महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य रहा था, उस वक्त में कई संत हुए थे,
तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जो 1275 से 1296 ईस्वी तक रहे थे मराठा साम्राज्य में, इन्होंने क्या है भागवत गीता का भावार्थ दीपिका नामक एक टीका लिखी थी। मतलब भागवत गीता की एक टीका लिखी थी, वो उसका नाम था भावार्थ दीपिका। एक नामदेव हुआ था जो 1270 से 1350 ईस्वी तक रहा, और इसके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल जो विष्णु भगवान का ही रूप था, और विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना जो थी वो नामदेव ने की थी। एकनाथ एक संत हुए थे जो 1533 से 1599 ईस्वी तक रहे, और इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक एक टीका लिखी थी। मतलब रामायण पर एक भावार्थ रामायण नाम का एक कृति लिखी थी। तुकाराम 1598 से 1581 ईस्वी तक ये मुगल साम्राज्य में रहे थे, और उन्होंने भक्तिपरक कविता लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता था। एक रामदास हुए थे जो 1608 से 1681 तक रहे थे, और उन्होंने दासबोध नाम की एक पुस्तक का लेखन किया था। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि संतों द्वारा मराठी राष्ट्र को प्रोत्साहित किया गया था। शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ ने अपनी कृति दासबोध में मराठी राष्ट्र को उत्प्रेरित किया था, मतलब बढ़ाने का काम किया था या मोटिवेशन करने का काम किया था। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जब मराठा शासन रहा था उस वक्त में मुस्लिमों के साथ तो संधि हुई थी, और उन संधियों के अलावा उस वक्त में अंग्रेज भारत के अंदर आ गए थे, तो अंग्रेजों के साथ भी कई संधियां हुई। अंग्रेजों के बारे में हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मराठा साम्राज्य था वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर आता है। तो इनके साथ में मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन सी संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। अब उनमें संधियां देख लीजिए। सूरत की संधि हुई थी, वो 1775 ईस्वी में हुई, और रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। जो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही आए थे ये लोग। पुरंदर की संधि 1776 में ईस्वी में हुई थी, और पेशवा माधवराव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि, सॉरी ये सुंदरी नहीं संधि है, तो बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में पेशवा नारायण राम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी ये संधि हुई थी। एक सालवाई की संधि हुई जो 1782 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में हुई, और पेशवा माधवराव नारायण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। ये सब जो राजा थे वो राजा और पेशवा थे, ये मराठा शासन काल में शासन कर रहे थे। एक देवगांव की संधि हुई थी, वो 1803 ईस्वी में हुई, और ये भोंसले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये देवगांव की संधि हुई। एक सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, वो 1803 में हुई, और सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। एक राजपुर घाट की संधि थी जो 1804 ईस्वी में हुई थी, और होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये राजपुर घाट की संधि हुई थी। नागपुर की संधि हुई थी, वो 1816 ईस्वी में हुई, और नागपुर के अप्पा साहिब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। उसके बाद में ग्वालियर की संधि हुई थी, वो 1817 ईस्वी में हुई, और सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। एक पूना की संधि हुई थी जो 1817 ईस्वी में हुई, और पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। एक मंदसौर की संधि थी जो 1818 में हुई थी, और होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। तो ये मराठा शासन काल के दौरान में अंग्रेजों के साथ में कुछ संधियां हुई थी, जो आपको कौन सी संधि किस सन में हुई और किस किस के बीच हुई थी ये आपको बताया। तो दोस्तों ये था मराठा साम्राज्य के बारे में हमारा भाग 1। मराठा साम्राज्य के बारे में भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। तो इसको याद रखना है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर करना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं मराठा साम्राज्य के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।